हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू कवर करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 8 तक कवर किया। कितना तक? पार्ट 8 तक कवर किया। तो आज हम लोग पार्ट 9 को कवर करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि एल्किन साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है, यानी एल्किन साइनाइडों का पूर्ण जल अपघटन करने पर जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो आपको बताना है। एमीन या फिर एमाइड या फिर एसिड या फिर अल्कोहल। ये जो बनता है एमीन का निर्माण होता है, यानी एल्किन साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से किसका निर्माण होता है? एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। देखिए हम लोग यहाँ 221 से स्टार्ट किए। कितना से? 221वां से स्टार्ट किए, क्योंकि 220 क्वेश्चन जो है 220 क्वेश्चन आपका पार्ट 8 तक कवर हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि CH3CN का जो आयुपेक नाम है वो क्या है? आप आयुपेक नाम यानी नोमेनक्लेचर पढ़े हैं तो आपको पूछा जा रहा है CH3CN का जो आयुपेक नाम होगा वो क्या होगा? मेथिल साइनाइड या फिर मेथेन नाइट्राइल या फिर एथेन नाइट्राइल या फिर एथिल नाइट्राइल। ठीक है, देखिए इसका जो आयुपेक नाम होगा वो होगा इथेन नाइट्राइल। क्या होगा? आयुपेक नाम इसका क्या होगा? इथेन नाइट्राइल होगा। इस तरह से ये जो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 223वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं, यानी एनिलीन और रिएक्शन जो करते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ, तो ये कौन सा रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? कार्बाइल अमाइन बनाते हैं या फिर नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं या फिर एमीन या फिर स्किप्स बेस बनाते हैं। ठीक है, एनिलीन और एसिटल्डिहाइड जब आपस में रिएक्शन करता है तो ये जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है स्किप्स बेस। किसका निर्माण होता है? स्किप्स बेस का निर्माण होता है, यानी एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके रिएक्शन करके स्किप्स बेस का निर्माण करते हैं। इस तरह से 223वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि K4FeCN6 ब्रैकेट आपका घेर दिया है। तो ब्रैकेट का मतलब तो आप समझते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड यानी जटिल, यानी जो है वो जटिल को इंडिकेट करता है, कम्प्लेक्सिटी को इंडिकेट करता है कि कम्प्लेक्स यौगिक है। ये जो आपको बता रहा है कि ये क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है डबल साल्ट है या फिर जटिल लवण है या फिर अम्ल है या फिर भस्म है। तो ये जो है ये कौन सा है? ये जटिल लवण होंगे। ये कौन सा होंगे? जटिल लवण होंगे। क्या हो जाएंगे? यानी कम्प्लेक्स साल्ट है ये कौन? K4FeCN6। अब आगे बढ़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी में आपको एक तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्वेश्चन आएगा। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्वेश्चन आ गया कि एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? Fe का। ठीक है, K4FeCN6 में Fe का जो प्रसंस्करण होगा यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा? ये हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा Fe का वो क्या निकलेगा? DsP3 DsP3 या फिर D2sP3 या फिर sp3D2। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो निकलेगा D2sp3। कितना निकलेगा? D2sp3 Fe का किस में? K4FeCN6 यानी जो जटिल लवण है। यह क्या है? जटिल लवण यानी कम्प्लेक्स साल्ट है। K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण यानी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। कितना? D2sp3 निकलेगा। ठीक है, इस तरह से 225वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 226वां नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसकी आवृत्ति चतुष्फलकीय? ठीक है, चतुष्फलकीय आवृत्ति किसकी होगी? NaCl होल 4 इस पर पावर जो -2 आयन है। यहाँ आपको बताना है कि चतुष्फलकीय जो आवृत्ति होगी यानी आकार जो होगा, आकृति होगा, जो साइज होगा वो किसका होगा? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर करेंगे इसका। यहाँ जो चतुष्फलकीय आकृति होगी वो होगी आपका NaCl4 यानी होल NaCl4। उसके बाद जो है NaCl4, उसके बाद जो यहाँ आपका पावर -2 है। ठीक है, इसका जो आकृति होगी वो क्या होगी? टेट्रल साइज का होगा, यानी एक तरह से चतुष्फलकीय इसका टेट्रल हेड्रल जो होता है, टेट्रा मतलब फलक जो होता है, टेट्रा फेस जो होगा, इसी तरह से इसका साइज बनेगा, आकृति बनेगा। क्वेश्चन करा कि C2 अणु में सिग्मा बोन और पाई बोन की संख्या कितनी होगी? C2 अणु में। ठीक है, C2 जो ये है अणु है यानी मॉलिक्यूल्स है, इसमें सिग्मा बोन और पाई बोन की संख्या कितनी होगी वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले C2 का आपको ओपन स्ट्रक्चर करना है। ओपन स्ट्रक्चर करने के बाद उसको आप क्या करेंगे? एक तरह से मतलब डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सिंगल बोन सिग्मा बोन होता है, डबल बोन एक बोन सिग्मा बोन और एक बोन पाई बोन होता है डबल बोन में, ट्रिपल बोन में एक बोन सिग्मा बोन, 2 बोन पाई बोन होता है। ठीक है, इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद जो निकलेगा सिर्फ कितना निकलेगा? 2 सिग्मा बोन निकलेगा। ठीक है, यानी 227वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। C2 अणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 2 पाई बोन होता है, इसमें सिग्मा बोन नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 228 क्वेश्चन कर रहा है कि किसका +2 ऑक्सीकरण
अवस्था सबसे अस्थिर होता है, यानी किसका +2 ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। एसन का या फिर Ag या फिर Fe या फिर Pb, टीन सिल्वर या फिर फेरम यानी लोहा या फिर Pb यानी प्लम्बम यानी सीसा की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो होगा यानी Pb का होगा यानी सीसा का होगा, यानी +2 ऑक्सीकरण यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका होगा, Pb यानी प्लम्बम का होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लम्बम बोलते हैं यानी सीसा बोलते हैं, गिलास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। विद्युत स्विच जो आप घर में यूज करते हैं, बोर्ड में स्विच रहता है ना, विद्युत स्विच, उसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, गिलेप्टल से या फिर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से या फिर पॉलीस्टाइरीन से या फिर बेकेलाइट से। सिंपल सी बात है, इसका जो निर्माण होता है बेकेलाइट से। बोर्ड वगैरह बनते हैं ना, बोर्ड का मतलब बोर्ड में जो मोबाइल वगैरह चार्जर जो इंडिपेंडेंट पिन घुसाते हैं उसमें एक तरह से मोबाइल सब चार्ज करते हैं, चार्जर में जोड़ते हैं, तो वो जो बनता है बेकेलाइट का बनता है। किसका बनता है, बेकेलाइट का बनता है। सिंपल सी बात है, बेकेलाइट से उसका निर्माण होता है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि कच्चा लोहा यानी पिग आयरन जिसको बोलते हैं, कच्चा लोहा यानी पिग आयरन में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में अवस्थित रहता है यानी उपस्थित रहता है। यानी कच्चा लोहा में, पिग आयरन में कौन सा तत्व जो है, एलिमेंट्स है, वो सबसे ज्यादा अशुद्धि के रूप में, इंप्योरिटीज के रूप में उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फास्फोरस, मैग्नीज या फिर कार्बन या फिर सिलिकॉन। तो कौन सा ये प्रेजेंट रहता है, ये रहता है आपका कार्बन, यानी कार्बन जो है वो अशुद्धि के रूप में, इंप्योरिटीज के रूप में पिग आयरन में, कच्चा लोहा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, उपस्थित रहता है। इस तरह से 230 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। कार्बन भी जो इंडिकेट करता है सी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 231 क्वेश्चन कह रहा कि गुरुत्व पृथक्करण विधि जो गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि पढ़े हैं, फ्लोटेशन प्रोसेस यानी सांद्रण विधि, उसके बाद जो होता है फेन प्लवन विधि, फेन उत्प्लवन विधि, ये सब आप विधि पढ़े हैं। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित जो किया जाता है वो किसको किया जाता है, कैलेमाइन को या फिर हेमेटाइट को या फिर कैल्थोपाइराइट को या फिर बॉक्साइट को। तो यहाँ जो गुरुत्व पृथक्करण विधि जो अप्लाइड किए जाते हैं वो किए जाते हैं हेमेटाइट को। किसमें, हेमेटाइट को गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किए जाते हैं, क्योंकि हेमेटाइट में कौन सा ये इंप्योरिटीज रहते हैं। हेमेटाइट में जो लोहा रहता है, मतलब गुरुत्व पृथक्करण विधि चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, बेल्ट वगैरह का लगाया जाता है, उसमें एक तरह से चक्का के जैसा घुमाया जाता है, उसको हेमेटाइट को पीस करके उसमें डाला जाता है। उसमें गुरुत्व आकर्षण के कारण एक पदार्थ अलग हो जाता है, दूसरा पदार्थ जो गुरुत्व आकर्षण के कारण वो दूसरा तरफ जाकर के गिर जाता है। ठीक है, इसी तरह से पृथक्करण किया जाता है, अलग किया जाता है इसमें। ठीक है, इसी तरह से 231 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन बी यानी हेमेटाइट यानी लोहा का जो अयस्क है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। रासायनिक लीचिंग विधि 232 नंबर क्वेश्चन। तो रासायनिक लीचिंग विधि तो अप्लाइड किए जाएंगे गैलेना में या फिर कॉपर पायराइट में या फिर सिनेबार में या फिर अर्जेंटाइन में। तो ये जो विधि अप्लाइड किए जाते हैं ये अर्जेंटाइन में अप्लाइड किए जाते हैं। किसमें, अर्जेंटाइन में अप्लाइड किए जाते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि फेन उत्प्लवन विधि, जस्ट अभी नाम लिया हमने कि फेन उत्प्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है, सिनेबार, बॉक्साइट या फिर मालाकाइट या फिर जिंकाइट। तो फेन उत्प्लवन विधि में जो किया जाता है, फेन प्लवन विधि में जो अप्लाइड किया जाता है वह सिनेबार के लिए, किसके लिए, HGS। आप नाम सुने हैं, HGS सिनेबार का इंडिकेशन होता है, यानी सिनेबार का सूत्र एक तरह से जो उसको दर्शाया जाता है HGS के रूप में दर्शाया जाता है सिनेबार। फेन उत्प्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो सिनेबार का सांद्रण किया जाता है। तो 233 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। क्वेश्चन करा कि निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा। यानी आयनिक विभव जो होता है, आयनिक वोल्टेज जो होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका होगा, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का या फिर मैग्नीशियम का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो फास्फोरस का होता है। यानी आयनिक विभव अगर बात की जाए सबसे ज्यादा अगर होगा तो वो किसका होता है, फास्फोरस का होता है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। FON यानी फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है। तो F इसमें है, HF के साथ बनाएगा, उसके बाद N के साथ बनाएगा, यहाँ N है तो NH3 के साथ बनाएगा, उसके बाद O है, H2O में O है तो O के साथ बनाएगा। यानी FON, FON या फिर F जिसमें नजर आए या फिर N नजर आए या फिर O नजर आए किसी में भी, तो वो क्या बनाएंगे, वो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज नजर आता है तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। इसमें N नजर आया NH3 में, उसके बाद HF में F नजर आया, यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद H2O में O नजर आया, मतलब ये सब के साथ कार्बन हाइड्रोजन जो वो बॉन्ड बनाता है। बाकी HCl जो है इसके साथ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल है। ठीक है, यानी 235 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर
आंसर होता है। जेनन टेट्राफ्लोराइड का जो आकार होता है वो क्या होता है? देखिए जेनन टेट्राफ्लोराइड का आकार ऐसा होता है, यहाँ होता है एक्स बीच में जेनन होगा, उसके बाद फ्लोराइड जो होता है चार तरफ चार को फ्लोरीन रहता है, ठीक है। इस तरह से जेनन टेट्राफ्लोराइड का क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। इस तरह से 236 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर ही है, यानी जेनन बीच में हो गया, उसके बाद चार कोना में चार एफ एटम जो है इंटरकनेक्टेड रहता है, तो ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में सबसे प्रबल जो लिविस अम्ल है यानी लिविस एसिड है वो कौन है? PF3 या फिर BCl3 या फिर BBr3 या फिर BI। ये सबसे ज्यादा प्रबल होंगे, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कौन सा होगा? इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो होगा BI3। कौन सा? BI3 सबसे ज्यादा जो है प्रबल लिविस अम्ल जो स्ट्रॉन्ग होगा। हीलियम का मुख्य स्रोत, हीलियम का जो मुख्य स्रोत है, ये सिंपल सी बात है, सब बार बार शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, 2-3 बार शायद रिपीट हो चुका क्वेश्चन है कि हीलियम का जो मुख्य स्रोत है यानी मेन जो सोर्स है वो मोनाजाइट है। क्या है? मोनाजाइट से हीलियम को प्राप्त किया जाता है, मेन सोर्स है मतलब मोनाजाइट हीलियम का। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन वसा में विलयक विटामिन है? कौन वसा में विलय विटामिन है यानी वसा में घुल सकता है? विटामिन B12, विटामिन B6 या फिर विटामिन C या फिर विटामिन के। देखिए वसा में जो घुलने वाला विमान ये है वो है आपका विटामिन के। कौन सा? ABCDE के। विटामिन कितना प्रकार का? ABCE, एक विटामिन ABCD, उसके बाद E के, ठीक है। विटामिन ABCDE के, ठीक है। इस तरह से विटामिन का प्रकार होता है ABCDE के। तो के जो विटामिन है वो क्या है? मतलब वसा में विलय होने वाला विटामिन है। तो इसी तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन 240वां क्वेश्चन कह रहा है कि फिनोल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? यानी किसके निर्माण में इसका फिनोल का इस्तेमाल किया जाता है? बेकेलाइट का या फिर पॉलीस्टाइरीन का या फिर नायलॉन का या फिर PVC का? तो फिनोल जो इस्तेमाल किया जाता है वो बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। यानी फिनोल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो 240वां क्वेश्चन ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, सारे क्वेश्चंस का आंसर को कमेंट करते हुए चलना है। क्वेश्चन करा कि प्रोटीन एक बहुलक है ग्लूकोज का या फिर टरथैलिक अम्ल का या फिर एमिनो अम्ल का या फिर ग्लाइकोल का। तो प्रोटीन जो एक बहुलक है वो कौन सा बहुलक हो जाएंगे? किसका बहुलक हो जाएंगे? वो हो जाएंगे एमिनो अम्ल का बहुलक हो जाएंगे। किसका? एमिनो अम्ल का एक बहुलक हो जाएंगे। क्वेश्चन करा कि वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है, विटामिन डी या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन B2, ठीक है। तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुल नहीं सकता है, विलय नहीं हो सकता है, यानी जल में विलय नहीं है? 242वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ जो विटामिन डी है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्ति की जाती है, जो विटामिन डी कौन सा है? ये जल में विलय होने वाला विटामिन नहीं है। क्वेश्चन करा कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं, यानी स्टार्च का जल अपघटन करने पर लास्ट में जो प्राप्त की जाती है वो कौन सा चीज प्राप्त की जाती है? कौन सा कंपाउंड मिलता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज दोनों या फिर सुक्रोज? जब स्टार्च का जल अपघटन होता है ना तो उस टाइम ये निकलता है, ग्लूकोज निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकोज, यानी C6H12O6 निकलता है, ठीक है। इस तरह से 243वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा और क्या सिंपल होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था है में 3D4 है, ठीक है। विन्यास जो है 3D4 है तो X परमाणु का होगा, यानी X का जो कंपाउंड है जो तत्व है उसका परमाणु संख्या कितना होगा, यानी एटॉमिक नंबर कितना होगा? 25 होगा, 26 होगा या फिर 22 होगा या फिर 19 होगा। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से किसका मतलब कौन सा? मैग्नीज, मतलब आपको याद है ना मैग्नीज का क्या होता है? आयरन का होता है 26, उसके बाद लोहा मतलब जो होता है एक तरह से मैग्नीज। यहाँ तो 25 और किसका मतलब थोड़ा सा जज कीजिए कि 25 जो वो किसका परमाणु संख्या होगी, ठीक है। इसी तरह से एक्स की जगह वो कंपाउंड वो कंपाउंड का इंडिकेशन को कर देना है, वो कंपाउंड का इंडिकेशन को लिख देना है। अब क्वेश्चन करा कि सोना यानी धातु जो है, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? AU का मतलब होता है ओरम, AURUM ओरम, ठीक है। इसको ओरम यानी लैटिन शब्द है, ओरम का मतलब होता है लैटिन में सोना यानी गोल्ड होता है। तो ओरम, यहाँ जो ओरम जो है ओरम का ऑक्सीकरण स्टेट कितना होगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +1, 0, -1 या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ जो ऑक्सीकरण स्टेट होगा ओरम का वो होगा +1। कितना होगा? +1 होगा। क्वेश्चन अगला करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? Cr2O3, Mn2O7 या फिर V2O3 या फिर CrO। तो उभयधर्मी ऑक्साइड को आपको चूज करके निकालना है। तो यहाँ जो उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे वो होंगे Cr2O3। क्या हो जाएंगे? Cr2O3। निम्न में डी ब्लॉक का तत्व कौन सा? डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक पढ़े हैं, डी ब्लॉक पढ़े हैं, एफ ब्लॉक पढ़े हैं। तो डी ब्लॉक का जो तत्व है वो कौन सा ब्लॉक हो जाएंगे? GD, HS या फिर ES या फिर CS। तो यहाँ डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक का जो तत्व हो जाएंगे वो हो जाएंगे HS। क्या हो जाएंगे? HS क्या है? डी ब्लॉक का तत्व है।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। सिंपल सी बात है, सिक्का धातु काफी यूनिक क्वेश्चन है। सिक्का धातु किसको कहते हैं? CuAgAu को, या फिर RuRn, या फिर PdRnPd, या फिर FeCONi, या फिर OIPT। तो सिक्का धातु का समूह कौन सा होगा? क्वाइन जो होता है, क्वाइन मेटल का जो समूह होगा, ग्रुप होगा, वो कौन सा होगा? 248वां क्वेश्चन। तो ये जो समूह हो जाएंगे CuAgAu, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इसका जो समूह है, इसका जो ग्रुप है, ये सिक्का धातु का ग्रुप कहे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन करा कि निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है। तो सर्वाधिक स्कैंडियम, फेरम, या फिर जिंक, या फिर मैग्नीज। ठीक है। तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्रदर्शित कर सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो कर सकता है, वो करेगा मैग्नीज। कौन करेगा? मैग्नीज यानी Mn। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल की बात की जा रही है। लेड लॉन्चर सेल, या फिर लेड स्टोरेज बैटरी, या फिर सांद्रण सेल, या फिर इनमें से सभी। तो द्वितीयक सेल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे लेड स्टोरेज बैटरी, यानी ये किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। ठीक है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 250 तक क्वेश्चन कवर किए। 221 से हम स्टार्ट किए तो 250 तक चले, तो कितना क्वेश्चन कवर हुआ? 30 क्वेश्चन कवर हुआ। ठीक है। तो सारा क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरी तरह से आपको बताई जाती है कि बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कंटेंट अच्छा होता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, वो सारा चीज आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा, सारा चीज आपको कराया जाएगा। ठीक है। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने चैनल को भी एक तरह से अपने दोस्तों को एक तरह से जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मिलना बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि आप एक तरह से जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है, सारा नोटिफिकेशन को कवर कीजिए, क्योंकि एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, और एग्जाम में अच्छा तरह से मार्क्स लेके आना है। और जो भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।